नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। IBC 24 के ऑपरेशन रावण में भ्रष्टाचार के बड़े खुलासे के बाद असर भी बड़ा हुआ है। सरकार ने आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों में सामान सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। CM साय ने संज्ञान लिया इस मामले में। इसके बाद आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अपर संचालक ने नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, सुकमा और बीजापुर के कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक UW को भी जांच सौंपी जा सकती है। इस मामले में न सिर्फ सप्लाई किए गए सामान की संख्या में गड़बड़ी हुई, बल्कि गुणवत्ता विहीन सामान ऊंचे दामों में दिया गया। जबलपुर में UW ने आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे के सरकारी आवास पर छापा मारा। अब तक की कार्रवाई में डिप्टी कमिश्नर की आय से करीब 6 करोड़ ज़्यादा की संपत्ति मिली है। UW की टीम ने जबलपुर और भोपाल स्थित ठिकानों पर दबिश दी। जबलपुर के शंकर शाह नगर स्थित सरकारी आवास, आधारतल स्थित निजी आवास और भोपाल के बाग मुगलिया स्थित घर पर 3 टीमों ने दबिश दी है। इनके घर से 7 लाख रुपए कैश, 17 संपत्तियों की रजिस्ट्री, महंगी शराब की 56 बोतल बरामद की गई है। भोपाल स्थित घर से 15 लाख रुपए, सोने के जेवर, 1.5 लाख की चांदी, 1.5 लाख की कैश, 1.5 लाख रुपए की FD मिली है। भोपाल में फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री मिली है, जांच की जा रही है। जनजातीय बाहुल्य सरगुजा में जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी PM आवास योजना में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला मैनपाट के दूरस्थ ग्राम जामकानी का है। एक रोजगार सहायक ने पात्र हितग्राही ननकू पिता सोम साय की PM आवास की कई किस्तों की राशि को अपने ही रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर कराकर इसकी राशि निकाल ली। पात्र हितग्राही दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर है। सीतापुर SDM ने रोजगार सहायक सुनील पैकरा के खिलाफ जांच के बाद FIR की बात कह रहे हैं। पीएस वाला पैसा को दूसरा लोग खा गए हैं। हर चीज का पैसा खा दिए। पीएस आवास का, PM आवास का। PM आवास का कौन खाया है? हाँ, रोजगार साहब सुनील राम। पंचायत के रोजगार सहायक एवं अन्य जिम्मेदार नागरिक, वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, सब ने मिल करके रोजगार सहायक के बड़े भाई के खाते में पैसा डाल दिया और वो आहरण भी हो चुका है। ननकू पिता सोम साय के खाते में 1 रुपया अभी तक नहीं आया, न ये इसके पास मकान बना पाया। ये प्रधानमंत्री की ये महत्वपूर्ण जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना, इसका दुरुपयोग रोजगार सहायक एवं अन्य करते दिखाई दे रहे हैं। SDM साहब, पता चला है कि जो रोजगार सहायक कुछ पैसा जमा किया उस मैटर पे, तो जो संबंधित रोजगार सहायक उनके खिलाफ जो है जांच के पश्चात जो है उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई करी जाएगी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बिलासपुर पुलिस की नींद खुल गई है। नेशनल हाईवे जाम करने वाले 7 रईसजादों पर अब पुलिस ने FIR की है। साथ ही उनके 6 वाहनों को भी जब्त किया है। दरअसल BJP नेता की करीबी वेदांत शर्मा और उनके दोस्तों का बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महंगी गाड़ियों के काफिले से उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने केवल चालानी कार्रवाई की थी। हाईकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद पुलिस को उन्होंने कहा कि केवल चालानी कार्रवाई की गई है, गाड़ी क्यों जब्त नहीं की गई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। सभी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जो भी गाड़ी ओनर थे उनके खिलाफ 184 MBA एक्ट के तहत उसमें चालान काटा गया था और उन सभी जो वाहन चला रहे थे लड़के, उनके सबके लाइसेंस को सस्पेंशन के लिए लिखा है RTO को। इसके अलावा आज ही उसमें आदेश किया गया है कि रोड जाम किया गया, उसमें FIR की जा रही है BNS सेक्शन के तहत और गाड़ियों को जब्ती भी किया जा रहा है और न्यायालय में पेश किया जाएगा। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में एक युवती के लापता होने के मामले में तूल पकड़ लिया। शिकायत के बाद हिंदू संगठन के दबाव के बाद पुलिस ने इस मामले में अपहरण केस दर्ज किया है। 2 महीने पहले नाबालिग थी ये पीड़िता और इस दौरान उसने फरदीन नाम के युवक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। इसी के बाद से आरोपी के परिवार की ओर से युवती पर केस वापस लेने का दबाव भी डाला जा रहा था।
इंदौर में युवती के गायब होने की सूचना के बाद बजरंग दल ने थाने का घेराव किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। हालात बिगड़ता देख अधिकारी ने हस्तक्षेप किया और इसी के बाद विजयनगर थाना पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। औरी निवासी एक 18 वर्षीय युवती है। कल उनके पिता ने आके थाने पर रिपोर्ट किया है कि कुछ जो अज्ञात एक महिला और लड़का है, इसको ले गए हैं जोर जबरदस्ती से, जिसकी जांच की जा रही है। नियमानुसार इसमें अपराध पंजीकृत किया गया है और जांच प्रारंभ है। छिंदवाड़ा पुलिस ने 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी और अदालत को गुमराह करने के मामले में साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि साध्वी जब होशंगाबाद जिले के चंद्रकला गांव में धार्मिक अनुष्ठान करा रही थी, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। हालांकि जब उसे पुलिस की आने की भनक लगी तो चुपके से भाग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे नाव से जाकर दबोचा। साध्वी लक्ष्मीदास पर आरोप है कि उसने छिंदवाड़ा जिले के चांद क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय कनक बिहारी दास के बैंक खाते से 90 लाख रुपए निकाल लिए। रघुवंशी समाज द्वारा पूर्व में महंत कनक बिहारी जी है, उनकी मदद से एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। उसमें जब महंत जी का निधन हुआ उसके बाद रीना, जो अपने को साध्वी बता रही थी, उनके द्वारा जो अकाउंट में पैसे थे करीब 90 लाख रुपए के आसपास था, उसका गबन किया गया था। कल दिनांक को जब सूचना मिली तो उसमें यहाँ से टीम गई थी, जिन्होंने उसको सफलतापूर्वक उनको पकड़ा है और अभी थाना चौरई लाए हैं। इनसे भी पूछताछ जारी है और इन्हें भी न्यायालय पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। इस गजब प्रदेश में अजब से कारनामे होते रहते हैं और इस बार ये कारनामा लड्डू और बीड़ी और गाड़ी किराए से जुड़ा है। तो क्या आपने कभी 120 रुपए का एक लड्डू खाया है? नहीं खाया तो हम आपको दिखाते हैं। डिंडौरी जिले लिए चलते हैं, जहां पर सरकारी पैसों से हजारों रुपए की बीड़ी आते हैं, 120 रुपए का एक लड्डू खरीदा जाता है, जबकि बीजेपी के जिलाध्यक्ष चमरू सिंह के डिंडौरी आगमन पर 2500 रुपए गाड़ी की किराए का भुगतान भी कर दिया जाता है। ये सब हुआ है मध्य प्रदेश में। एक रिपोर्ट से आप समझें। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है। समनापुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंडई का एक बिल सुर्खियों में है, जिसमें पंचायत के सरपंच सचिव बीड़ी के लिए 3700 रुपए का भुगतान शासकीय मद से कर रहे हैं, जबकि सरकारी पैसे से 120 रुपए का एक लड्डू खरीदा जा रहा है, जो सीधे तौर पर शासकीय राशि का दुरुपयोग है। मामले पर ग्राम पंचायत अंडई के सचिव ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि डिंडौरी आदिवासी जिला है और यहाँ किसी भी आयोजनों में गांव के बड़े बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक बीड़ी देने की प्रथा है। हालांकि शासकीय बजट में बीड़ी के लिए राशि आहरण का कोई प्रावधान नहीं है। जिला पंचायत सीईओ ने मामले में जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। 3700 की तो सम्मान के तौर में गांव देहात में बीड़ी तंबाकू प्रचलन है और देते हैं। रही बात ये लड्डू की, तो वो गलती से एक लड्डू की लग गया है, उसमें एक पुड़क की है, 1037 रुपये करीब करीब उसका बनता है। के विरुद्ध है, गलती तो मेरे हमसे हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, आज एक पंचायत अंडई और एक मजिया घर में संज्ञान में आया है कि 2 बिलों में कुछ इश्यूज थे। उसकी जांच के लिए हमने एक लेटर सीओ जनपद को लिखा है, तो हमने जल्द से जल्द उसमें हम कार्रवाई करेंगे। गड़बड़ी से पर्दा हटने के बाद कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों से बिलों का भुगतान करवाया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, लेकिन पंचायत के लोग नशे को बढ़ावा दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हर जगह ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। कहीं काजू खा रहे हैं, कहीं बीड़ी पी रहे हैं और कहीं लड्डू के नाम पे फर्जी बिल लगाया जाता है। मैं इसकी सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई करते हुए जांच की मांग करता हूं और इसमें जो सरकार की दृष्टि से या कोई भी कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है, नहीं लगाना चाहिए, पर अगर कोई गलती से लगा रहा है तो उनमें उचित कार्रवाई करने का हम जिला पंचायत सीईओ को निर्देश भी देंगे और इनकी जांच करवा के कार्रवाई करवाने का सुनिश्चित करेंगे।
ऐसे में अब देखना होगा कि जिला पंचायत सीईओ और भाजपा जिला अध्यक्षों के आश्वासन के बाद इस मामले में कितने दोषी सामने आते हैं और उन पर कब तक कार्रवाई होती है। योगेंद्र बर्मन, IBC 24, डिंडोरी। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल, यहां भी अजब गजब कहानियां सामने आती रहती हैं। किसानों के हक में होने वाली योजनाओं में घोटालों का सिलसिला यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक और बड़ा बारदाना घोटाला सामने आया है, जिसमें पिछले 7 सालों में 6 करोड़ 41 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट आप देखें। ग्वालियर जिले में सहकारी संस्थाओं का एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्रशासक, समिति प्रबंधक और सेल्समैन ने मिलकर 7 सालों में 6 करोड़ 41 लाख रुपए का बारदाना बेचकर हड़प लिया। इस घोटाले का खुलासा पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव की शिकायत के बाद हुआ। भगवान सिंह यादव का कहना है कि जब से वे इस बैंक के चेयरमैन थे, तब ये बैंक मध्य प्रदेश के सबसे लाभकारी बैंकों में गिना जाता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले सामने आ चुके हैं। 72 सहायक समिति प्रबंधकों ने PDS की दुकानों से के 248 सेल्समैनों द्वारा विगत 6 वर्षों में 641.75 लाख गेहूं, धान, सरसों की फसल के उपार्जन हेतु बारदाना बेचा। आइए इस घोटाले की परतें खोलते हैं। 2016-17 से 2021-22 तक ग्वालियर की 27 सहकारी समितियों ने गेहूं, धान और सरसों के उपार्जन के लिए भेजे गए बारदानों को वापस नहीं किया। इन्हें बेचकर 89,39,000 रुपए का गबन किया गया। 2018-19 से 2023-24 तक 44 समितियों ने नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा PDS दुकानों के लिए भेजे गए गेहूं और चावल के बारदानों को बेचकर 289,50,000 रुपए हड़पे। तीसरे मामले में 72 समितियों के 72 कर्मचारी और 10 प्रशासकों पर PDS का बारदाना बेचकर 262,68,000 रुपए का गबन करने का आरोप है। कुल मिलाकर 2016 से 2023 तक 641,75,000 रुपए का बारदाना घोटाला सामने आया है। देखिए, ग्वालियर का जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसके NPA की स्थिति काफ़ी अधिक है और ये हमारे APC की बैठक में रेगुलरली रिव्यू होता है। इसको दिखाया जाएगा विषय को। ग्वालियर की जिला सहकारी बैंक में ये कोई पहला घोटाला नहीं है। इस बैंक में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा घोटाले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते बैंक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब चुका है। ग्वालियर चंबल का ये बारदाना घोटाला न सिर्फ सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि किसानों और आम जनता के भरोसे को भी तोड़ता है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे घोटाले सामने आते रहेंगे और कब तक दोषी बचते रहेंगे। जांच के नाम पर जांच अफसरों को सौंपने का ये खेल कब खत्म होगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। खबर खंडवा से है, जहां जनसुनवाई के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सबके सामने आया। जनसुनवाई में ग्राम बलवाड़ा की महिलाएं अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोक लगाने की शिकायत लेकर पहुंची। आरोप लगाया कि गांव की दुकानों और घरों में शराब की अवैध बिक्री होती है, इसके चलते गांव के युवा शराब के आदी हो रहे हैं। साथ ही महिलाओं ने ये भी बताया कि सरकारी योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं और अनाज मिलता है, उसका भी युवा दुरुपयोग कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि शराबियों की वजह से उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि आश्वासन मिला है उन्हें कि उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। से ज़्यादा घर घर दारू शराब खुलेआम बिक रही है, कोई डर डराव बिल्कुल नहीं है। उनके जो मजदूरी के पैसे आते हैं वो छीन लेते हैं दारू वाले। इनके लाडली बहना के पैसे आते हैं वो भी छीन लेते हैं। इनके घर में कुछ अनाज भरा देता है, गेहूँ चावल, कुछ भी इनको मुख्यमंत्री योजना से कुछ अनाज मिलता है वो भी इनसे छीन के ले जाते हैं और बहुत परेशानियां हो रही हैं। मैं चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि उन पर सख्त कार्रवाई हो दारू बेचने वालों पे, और हमारे गांव में दारू बिल्कुल बंद होना चाहिए। भक्ति बनिए पर सारी दुनिया हंसती है, पर मुझे छुड़ाती नहीं है। बाल पकड़ता बेटा और घन चक्कर घुमाता है, वो नशा करके। तो फिर क्या करें नशे के पीछे। महिलाएं आई थी ग्राम बलवाड़ा की, तो निश्चित रूप से हम संयुक्त टीम बनाकर 1-2 दिन के अंदर वहाँ बड़ी कार्रवाई करवाते हैं और उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। टीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में तन्वी द ग्रेट फिल्म को टैक्स फ्री किया है।
ये फिल्म देखी भी मुख्यमंत्री ने है और कहा है कि बहुत अच्छी फिल्म है, सभी को देखनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें, तन्वी द ग्रेट फिल्म, इसे मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। ये फिल्म भी उन्होंने देखी है और कहा है कि सभी ये फिल्म देखें, बहुत अच्छी फिल्म है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विभाग की स्मार्ट टेक्निक अब आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। बिजली बचाने और ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से लगाए गए स्मार्ट मीटर अब लोगों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। न सिर्फ बिल बढ़ रहे हैं बल्कि बिना सूचना के बिजली कटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश के जिलों में छोटे कस्बों तक लोगों में गुस्सा आ रहा है। एक रिपोर्ट आप देखें। स्मार्ट मीटर, नाम सुनते ही लगता है कि बिजली से जुड़ी कोई आधुनिक सुविधा होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में लगे स्मार्ट मीटर अब जनता के लिए सिर दर्द बनते जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर के बिलों के खिलाफ अब राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश भर में आम जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है। पूरे प्रदेश में हो रहे विरोध की वजह भी है। दरअसल बिलों में बेहिसाब बढ़ोतरी के चलते उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिल अचानक 2 गुने या 3 गुने हो गए हैं। जिन उपभोक्ताओं का औसत बिल पहले 100 से 200 रुपए आता था, उनके बिल अब 1500 से 2000 तक पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खपत बढ़े हैं, खपत उतने ही है, लेकिन बिल ओवर रेट आ रहे हैं। राज्य मंत्रालय के ठीक सामने भीमनगर झुग्गी बस्ती के लोगों का दर्द सुनिए। पहले 800 रुपए आता था, 500 आता था, अब 2400। पहले 200-300 रुपए आते थे और अब तो 4000 रुपए आए। पहले 500 से 1000 तक। जब से ये मीटर लगा है, जब से हमारा कम से कम 2500 से ऊपर आता है। पहले ये मीटर नहीं था तो 100 रुपये आता था। हाँ 1398 आया है। वो पहले पुराने वाले मीटर में 150, 200 इससे ज़्यादा कभी नहीं आता था। जब से ये स्मार्ट मीटर लगा है पिछले 2 महीने से, पिछले महीने का ये बिल है 156 यूनिट खपत का। तो मैंने वहाँ जाके कंप्लेंट करी थी तो उन्होंने कहा कि अगले महीने आपका कम आएगा। इस महीने फिर हमने देखा तो इस महीने 1500 रुपये का बिल आया ये। अब कम बिजली यूज करने पर ज्यादा बिल आएगा तो जनता में आक्रोश तो होगा ही। प्रदेश के तमाम जिलों में लोग स्मार्ट मीटर के विरोध में ऊर्जा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता के विरोध का माइलेज विपक्ष भी ले रहा है। बिजली तो दे नहीं पा रहे हो, स्मार्ट बिल लगाकर उनसे ज़्यादा वसूली कर रहे हैं आम आदमी से। अब ये स्मार्ट मीटर को वापस लेना चाहिए और स्मार्ट मीटर की कोई आवश्यकता नहीं। आदमी वैसे ही महंगाई से और बेरोजगारी से जूझ रहा है। स्मार्ट मीटर रिमोट कट ऑफ फीचर से लैस है, जिससे विभाग दूर से ही बिजली बंद कर सकता है। उपभोक्ता ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर मीटर कैसे रीडिंग ले रहा है। रीडिंग की जानकारी सीधे सर्वर पर ली जाती है, जिससे आम लोगों को समझना मुश्किल हो रहा है कि बिल किस आधार पर बना। वहीं बिजली कंपनियां मानती हैं कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह स्वचालित और सटीक है। स्मार्ट मीटर के मामले में पशुपालन मंत्री लखन पटेल का कहना है कि उनके जिले में इन मामलों की शिकायत आ रही थी, जांच भी कराई जा रही है। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा भी कह रहे हैं कि शिकायत की जांच करवाई जा रही है। असली में लोगों को जो हैबिट है वो कम बिल देने की, अब ये स्मार्ट मीटर में थोड़ा बराबर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी कई जगह थोड़ी सी हो रही है। उसको कई जगह चेक भी कराया है। मैंने कहा भी कि इनको देखें आप पुराने मीटर और नए मीटर में क्यों अंतर आ रहा है। क्या माननीय मंत्री जी ने मुझे लगता है एक पूरी तरह से वक्तव्य दिया है। परीक्षण किया जा रहा है क्या क्या डिफेक्ट है। स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बीच सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने मीटरों की गुणवत्ता और बिल प्रणाली की जांच के आदेश दिए हैं। इधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर स्मार्ट मीटर से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे। देखिए, स्मार्ट मीटर से बिलिंग की कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्मार्ट मीटर जनता के हित में है, जनहित में है। उससे मालूम पड़ सकेगा पर डे उसके घर में कितनी यूनिट जल रही है। स्मार्ट मीटर जिस मकसद से लगाए जा रहे हैं वो तकनीकी रूप से सही था, लेकिन जमीन पर इसके क्रियान्वयन और ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण ये जनता की नाराजगी का कारण बन गया है। अगर सरकार लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेती तो ये तकनीकी बदलाव एक राजनीतिक संकट में बदल सकता है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24 भोपाल। बिलासपुर का एक युवक नौकरी की तलाश में मलेशिया गया, लेकिन अब उससे परिजनों का संपर्क टूट चुका है।
युवक के पिता ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की है। पुलिस इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर युवक की तलाश कर रही है। 4 पैसे कमाने की चाहत में जूना बिलासपुर के आरके तंबोली 31 मई को मलेशिया के कुआलालंपुर गया था। जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई तक परिजनों की बातचीत होती रही। परिजन बता रहे हैं कि मोबाइल ऑन है लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा है और न ही किसी मैसेज का जवाब मिल रहा है। इससे पहले दीपक ने मलेशिया के एक होटल में रुकने की जानकारी परिजनों को दी थी। बैंक पासबुक की एंट्री से ये पता चला है कि 18 जुलाई तक दीपक ने एटीएम से पैसे निकाले हैं। मामले में कोतवाली पुलिस ने इंडियन एम्बेसी से संपर्क बनाया हुआ है और युवक के पासपोर्ट वीज़ा के जरिए तलाश की जा रही है। यह आवेदक राजेश कुमार तंबोली द्वारा थाना में एक लिखित आवेदन पेश किया कि इनका लड़का दीपक कुमार तंबोली जो मलेशिया काम के तलाश में गया था, उसका 19 तारीख से उससे मोबाइल से बातचीत नहीं हो पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उसके पतासाजी के लिए आवेदन दिया गया है, तो उसमें आवेदन लेकर और जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण देने की राहत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके दौरान राज्य सरकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह एमपी में भी बढ़ा हुआ आरक्षण देने की छूट अंतरिम आदेश से दे दी जाए, भले ही फिर कोर्ट ने आरक्षण को अपने अंतिम फैसले के अधीन रख ले। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण बढ़ाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को 58% आरक्षण देने का अंतरिम आदेश जारी किया हुआ है और मामला अंतिम फैसले के लिए लंबित है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एमपी छत्तीसगढ़ के आरक्षण के मामलों में ऐसी क्या समानता है कि दोनों मामलों को एक साथ सुना जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने तर्क रखा गया कि दोनों मामले अलग अलग हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ आरक्षण आदिवासी आरक्षण देने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और एमपी में बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण देने के मामले में कानून पर अब तक कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 मामलों पर अगले हफ्ते अलग से सुनवाई करना तय किया है। छत्तीसगढ़ के प्रकरणों में बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा वहां के आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कानून को ना तो हाई कोर्ट ने स्टे किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इन 2 मैटरों को मैं सेपरेट एग्जामिन करूंगा। इंदौर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने बड़ा फैसला लिया। शहर के महापौर को न्याय मित्र नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के तहत महापौर ने ट्रैफिक सुधार को लेकर कोर्ट को सुझाव दिया। वहीं कलेक्टर और कमिश्नर ने अपनी ओर से सलाह भी दी है। जल्दी इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। इस दौरान मेयर के अन्य अधिवक्ता के तौर पर दोनों न्यायमूर्ति के सामने अपने सुझाव रखे। कोर्ट ने प्रशासन, पुलिस और निगम के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक स्थायी समिति बनाए जाने का सुझाव भी दिया है। में नंबर 1 आ सकता है, तो जो बिहेवियर हमारा सफाई के लिए चेंज हुआ वो यातायात के लिए क्यों ना चेंज हो, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उसके सुझाव सभी से लिए हैं। तो पुलिस कमिश्नर ने भी अपने सुझाव दिए, नगर निगम ने भी दिए, जिला कलेक्टर ने भी दिए और याचिकाकर्ता ने भी सुझाव दिए। मैंने अपनी ओर से भी एक ई-रिक्शा को लेकर पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया है। बिलासपुर में बस सेवा का संचालन सही ढंग से नहीं होने के चलते इसको लगी याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने शासन से पूछा कि बिलासपुर जिले में कितनी बसें चल रही हैं। इसके जवाब में शासन का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले में सचिव परिवहन विभाग ने शपथ पत्र पेश किया है। बिलासपुर में 9 बसों में से 6 चालू हालत में है और वर्तमान में 5 बस चल रही हैं। कोर्ट ने इस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को है। जांजगीर चांपा जिले के खरौद में 23 से ज़्यादा लोग डायरिया की चपेट में आ गए। मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट बुधवार को भी सुनवाई की जाएगी। शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटे की गिरफ्तारी के बाद लगातार सियासी पारा हाई है। मंगलवार को ईडी की 5 दिन की रिमांड खत्म हुई। चैतन्य बघेल को ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।
ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े सबूतों के आधार पर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था। इस दौरान चैतन्य से शराब घोटाले से जुड़े लेन देन, संपर्कों और कथित भूमिका को लेकर पूछताछ की गई। 5 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को चैतन्य बघेल को लगभग 3:15 बजे ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उनके पिता पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ईडी ने मंगलवार को पूछताछ के लिए वापस रिमांड में लेने का कोई आवेदन नहीं लगाया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने चैतन्य बघेल को जेल में पर्याप्त सुरक्षा देने का आवेदन लगाया था। 3 तथ्यों पर इनकी गिरफ्तारी बिना सम्मन दिए, धारा 50 की नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया है। जो आज पहले भी इन्होंने रिमांड एप्लीकेशन दिया था, उसमें प्रमुखता से एक व्यक्ति लक्ष्मी नारायण बंसल, उनका नाम लिया गया था, जिसका वारंट, परमानेंट अरेस्ट वारंट माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अदालत से 19 मई से निकला हुआ है। उसके बयान पर आधारित करते हुए ईडी ने इनको अरेस्ट किया है। जो 2 इन्होंने और तथ्य रखे थे कि 5 करोड़ रुपए सैली ज्वेलर्स उन्होंने लोन लिया, ऋण लिया है और 4.5 करोड़ अभी बकाया है और 1 भी रुपए बतौर इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। 0 इंटरेस्ट उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है। इधर ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में समुचित उत्तर नहीं मिलने पर चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। यहाँ पर जांच इस बात को लेकर हो रही है कि आपके पास जो पैसा आया उसका स्रोत क्या है। चैतन्य बघेल का जो रोल था, जो शराब का स्कैम का इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा किया जा रहा था, उस वजह से उनके घर में सर्च की कार्रवाई की गई थी। उनसे सवालात किए गए और उसके बाद जब समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो सर्च के पश्चात उनकी अरेस्ट की गई और 5 दिन की उनसे कोर्ट से कस्टोडियल रिमांड मांगी गई थी। देखिए, चार्जशीट फाइल करने के लिए अरेस्ट दिनांक से हमारे पास 60 दिवस का समय रहता है। 60 दिवस के बीच में इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे हम लेके जाएंगे और भी लोगों से अगर हमें अरेस्ट करने की आवश्यकता पड़ी या हमको उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की और कन्फ्रंट करने की आवश्यकता पड़ी तो हम करेंगे। प्रदेश में शराब घोटाला मामले में जब से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, तब से छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस नेता ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। वहीं भाजपा इस मामले में तथ्य के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। रेल यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में थोक की संख्या में ट्रेनें प्रभावित होंगी। SECR की 26 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसमें 22 एक्सप्रेस हैं, 4 पैसेंजर हैं। 2 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक अलग अलग दिनों में ये तमाम ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान किरोड़ीमल नगर स्टेशन में नॉन इंटर कनेक्टिविटी और रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में 3rd और 4th लाइन के विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। मुरैना में देश के महान क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से बना शहीद संग्रहालय अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। श्रद्धा और सम्मान जहां उसकी बात होनी चाहिए, वहां आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है। सामग्री मिलने के बाद सैलानियों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला। इस पूरे मामले को लेकर अपर कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला काफ़ी चिंताजनक है, जांच की जाएगी। ऊपर की जालियां टूटी हुई है और ऊपर का ये जो डोम है वो खुला हुआ है, टूटा हुआ है। विभिन्न तरह के पक्षी इसमें घुसते हैं। कभी कभी डॉग वॉग भी आते हैं। इस तरह का पूरा होके उसमें पड़े होंगे। उसमें बहुत दिनों से सफाई अफाई भी नहीं हुई। गंदगी के साथ में कम से कम 10 कंडोम उसमें मिले। चौकीदार से जब वो हटवाया उसका वो तो उसमें कंडोम मिले। उसके बाद शर्मा जी को भी बुलाया और उनको सामने भी चेक कराया। आप संभाल नहीं सकते तो गंदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इसमें प्रशासन आज ही ताला डाल दे और सील कर देना चाहिए। उचित साफ सफाई होनी चाहिए, प्लस वहाँ जो चौकीदार है वहाँ के कानून व्यवस्था
वहाँ का लोकल प्रशासन की जिम्मेवारी उनके अशोक शर्मा की, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। अब उस जो सामग्री मिली है उसका कारण क्या है इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। धार जिले के मांडव में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन था। 50 से ज़्यादा विधायक, टॉप लीडर सब शामिल हुए। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित वर्मा ने। धार जिले के मांडू में मध्य प्रदेश कांग्रेस का 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के सभी विधायक यहाँ पर जो हैं वो आने वाले 2028 को लेकर एक नई रणनीति के लिए यहाँ जुटे हैं। धार के सरदारपुर विधानसभा से विधायक प्रताप ग्रेवाल जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं क्या लगता है आपको इस शिविर के बाद कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी, उसमें एक नया जोश आएगा। देखिए, अब जिस प्रकार से हमारे देश के प्रतिपक्ष के लोकसभा के नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी एक के बाद एक, चाहे युवा कांग्रेस हो, चाहे जिला कांग्रेस हो, और जो संगठन सृजन का अभियान चला रखा है, इसके बाद में भी ये हमारे विधायकों का जो प्रशिक्षण शिविर है, निश्चित तौर पर 2028 में आने वाले समय में सशक्त विपक्ष बन करके कांग्रेस आएगी और आने वाले समय में सत्ता और सरकार पे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह सचिव देव सिंह जाट हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्या कल का शिविर और आज का शिविर, इसके बाद कांग्रेस में नई जान आएगी, नया जोश के साथ मैदान में उतरेगी। 2028 का जो मिशन है क्या उसका कामयाब हो पाएगा, क्या लगता है? देखिए, नए संकल्प के साथ जब भी मांडव में हम लोगों की, जो विधायकों की और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जब यहाँ पर मीटिंग हुई है और यहाँ पर संकल्प लिया गया है, तब सरकार बनी है और आने वाले समय में ये संकल्प लेके जा रहे हैं सभी विधायक, सभी मैदान में लड़ेंगे और आने वाले समय में 2028 में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। और जो 2 दिवसीय यहाँ पर शिविर है, शिविर को लेकर यहाँ जो शिविर में शामिल हुए उन लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से कांग्रेस एक नए जोश के साथ जो है अब मैदान में उतरेगी और 28 का मिशन जो है वो पूरा करेगी और चुनाव में निश्चित सफलता प्राप्त करेगी। अमित वर्मा, IBC 24, धार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बेलपत्र का पौधा रोपकर प्रदेशव्यापी वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। कहा कि सिर्फ पौधा लगाएं नहीं बल्कि उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल भी करें। सीएम ने बताया कि एमपी में सबसे अधिक वन संपदा है, लेकिन बीते समय में हमसे कई गलतियां हुई हैं। अब वक्त है इसे ठीक किया जाए। हम सब एक साथ नगर में सब मिला करके 5100 पौधे लगाने का ये संकल्प है। हमारी सनातन संस्कृति के माध्यम से और प्रारंभ से वृक्षारोपण के साथ ऐसा संबंध है, जैसे रक्षाबंधन अगर होता है तो अपने घर आंगन में बने हुए गमले से लगा करके पेड़ पौधे तक भी बहनें राखी बांध करके अपने उस पवित्र भाव को प्रकट करते हैं। जो कुछ कहा है सब बता दिया गया है और ये सब दिल्ली में बताया है। हमारे लिए उपराष्ट्रपति जी ने जो बात रखी है वही स्वतः अपने आप में है। वो विपक्ष का काम है कि वो उनका धर्म निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। कहा कि सड़क हादसों की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को तुरंत योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विदिशा के अरिहंत विहार कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने गई नगरपालिका की टीम के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। सीएमओ को जान से मारने की धमकी दी गई और जेसीबी को रोका गया। गाली गलौज भी हुई। मामला इतना आगे बढ़ा कि एसडीएम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। एसडीएम ने कुछ लोगों को हिरासत में लेने के लिए कहा तो मौके से कुछ लोग भाग गए। खबर ग्वालियर से है, जहां 8 बिंदुओं को लेकर महापौर ने एमआईसी की बैठक बुलाई। इस दौरान महल रोड धंसने के मामले में 3 निलंबित इंजीनियर्स को बहाल कर दिया गया। इसके बाद इंजीनियर्स के निलंबन पर कई सवाल उठ रहे हैं। बैठक में निगम आयुक्त संघप्रिय, महापौर और उनके सदस्यों के बीच काफ़ी तकरार भी देखने को मिली है। साथ ही जब निगम आयुक्त की तरफ से इंजीनियर्स के निलंबन का प्रस्ताव रखा गया तो काफ़ी गहमा गहमी हुई। फिलहाल महापौर ने सड़कों के मामले में कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।
उसके संबंध में जो अभी है MIC द्वारा प्रस्ताव उसको कुछ उसके विवरण के साथ देने को कहा गया है और उसको वापस किया गया है। अभी उसमें प्रस्ताव को वापस किया गया है और इसके बाद अध्ययन किया जाएगा कि उसके क्या व्याख्या होगी, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण को इसलिए वापस किया गया है कि उसकी पूरी जांच की जाए, उसके पूरे कागज उपलब्ध किए जाएं कि उन्होंने किस आधार पर ये काम किया था, किसके दबाव में किया था, वो दोषी हैं भी कि नहीं है। तो इसलिए प्रस्ताव वापस किया गया है। जब पूरी जांच आ जाएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जो प्रस्ताव आया था वो सिर्फ ये कह दिया गया कि इन इंजीनियरों को निलंबित किया जाता है, उसकी पुष्टि की जाए। लेकिन निलंबित किसी पे अपन कर रहे हैं तो इसका कारण तो उसमें सिद्ध होना चाहिए, जांच रिपोर्ट भी होना चाहिए साथ में। ऐसा कुछ इस पुष्टि वाले प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था। उनकी दुकानों में चोरी या किसी आपदा से नुकसान की खबरें तो आपने देखी सुनी होगी, लेकिन सरकारी विभाग भी इन घटनाओं से कम पीड़ित नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभाग में भी हर साल लाखों करोड़ों का जो सामान है चोरी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, गबन भी हो जाता है। यहाँ तक कि खुद पुलिस विभाग भी इनसे महरूम नहीं है, बचा नहीं है। आगजनी या प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान को जोड़ लें तो नुकसान का आंकड़ा 125 करोड़ पार कर जाता है। एक रिपोर्ट आते हैं। CAG रिपोर्ट में खुलासा, सरकारी विभागों में 1.25 अरब का नुकसान। जी हां, छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में चोरी, गबन या प्राकृतिक गैर प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल 1.25 अरब से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। मानसून सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साल 2023-24 के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति पर पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकार के 30 विभागों में चोरी, गबन और संपत्ति की हानि जैसी घटनाओं में 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के आंकड़े इसलिए भी दिलचस्प हैं कि जो विभाग जितना मलाईदार यानी बजट वाला है, वहां नुकसान का आंकड़ा भी उतना ही बड़ा है। 125 करोड़ के नुकसान में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अकेले PWD विभाग का है। यहाँ कोई चोरी या गबन की घटना नहीं हुई, बल्कि लापरवाही या आपदा के चलते संपत्तियों का नुकसान हुआ। दूसरे स्थान पर प्रदेश का वन विभाग है। यहाँ 5.76 लाख रुपए की चोरी हुई और 9.49 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। संपत्ति बर्बाद कराने में तीसरे स्थान पर जल संसाधन विभाग है। यहाँ बीते साल 1.19 लाख रुपए की चोरी हुई और 6.88 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई। चौथे स्थान पर स्कूल शिक्षा विभाग है, जहां पूरे प्रदेश में 12.81 लाख रुपए की चोरी हुई और 1.56 करोड़ रुपए की राशि का गबन हुआ और 47.52 लाख रुपए की संपत्ति लापरवाही से बर्बाद हुई, यानी 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। लोगों को चोरी और गबन से बचाने वाला प्रदेश का पुलिस विभाग खुद इससे नहीं बच पा रहा है। बीते साल महकमे में 8.21 लाख रुपए की चोरी हुई और 19.45 लाख रुपए का गबन हुआ और 48.65 लाख रुपए का नुकसान संपत्तियों के बर्बाद होने से हुआ। स्वच्छता एवं जल संसाधन विभाग भी गबन के चलते 1.89 करोड़ रुपए और सहकारिता विभाग 96 लाख रुपए गंवा चुका है। जाहिर है 125 करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता, लिहाजा प्रदेश के डिप्टी सीएम और PWD विभाग के मंत्री अरुण साव भी इन नुकसान पर चिंता जताते हुए और इसे कम करने की दिशा में पहल करने की बात कर रहे हैं। जो नुकसान हुए हैं, किन परिस्थितियों में हुए हैं, कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, इन सबको देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके लिए कोई दोषी है या प्राकृतिक रूप से वो नुकसान हुआ है। फिर भी जनता का पैसा है, उसका नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करने का कोशिश तो होना ही चाहिए। CAG की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के दर्जनों विभाग हैं जो सालाना लाखों रुपए का नुकसान करा रहे हैं। इस कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग में 13.55 लाख रुपए, ग्रामीण विकास विभाग में 17.83 लाख, पशु चिकित्सा विभाग में 23.23 लाख रुपए, श्रम एवं रोजगार विभाग में 55.61 लाख रुपए, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 9.85 लाख रुपए और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में 45.90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। CAG ने सरकार के 30 विभागों के लिए ये रिपोर्ट तैयार की है और 125 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान सालाना इन विभागों को होता है। इसमें
चोरी गबन के अलावा आकस्मिक दुर्घटना में हुई संपत्ति का ब्यौरा भी शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वो आंकड़ा है जो कई विभागों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। और अब क्या उसके उपाय किए जाते हैं या फिर यूं ही रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया जाता है? कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात एक स्कॉर्पियो चालक को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा है। युवक की गाड़ी में MD ड्रग्स के साथ पिस्टल भी मिली है। बताया जा रहा है कि युवक के साथ एक युवती भी मौजूद है। युवक की पहचान यासिन मछली के रूप में हुई है। पुलिस यासिन से पूछताछ कर रही है। मामले में पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। सरकारें दावा करती हैं, व्यवस्था चाक चौबंद होने की बात करती हैं, लेकिन जब जिंदगी खत्म होती है तब सच्चाई सामने आ जाती है। बरसते पानी में शवों को अंतिम विदाई तक नसीब नहीं हो रही है। कुछ तस्वीरें आई हैं बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक के फूडरडीह गांव की। शव को तिरपाल से ढककर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीर उस सच्चाई को बयां करती है जो सरकार के नेताओं के प्रशासन के दावों को खोखला साबित करती है। सीहोर जिले के तज गांव में 90 साल के अमर सिंह और उनके 60 साल की बहू खेत में खुद हल जोतते नजर आते हैं। आपको दिखाएंगे वो वीडियो। ना तो उनके पास ट्रैक्टर है, ना ही बैलगाड़ी है। ऐसे में ससुर बहू की जोड़ी खुद ही हल जोत रहे हैं। अमर सिंह ने साइकिल के पहिए और पुराने औजारों से देसी जुगाड़ कर हल बनाया है, जिससे वो खुद खेत की जुताई कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे देखकर हर कोई हैरान भी है और भावुक भी है। सक्ती जिले के डबरा क्षेत्र के ठनगन गांव की एक 70 साल की बुजुर्ग महिला ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। सजीला बाई उनका नाम है। कलेक्टर के पास गई वो, राज्यपाल को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। कहा कि बिना किसी जानकारी और सहमति के उनके फर्जी हस्ताक्षर से 2015 में उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई। इसका पता चलने के बाद महिला न्याय के लिए लगातार ठोकर खा रही है। रतलाम के छात्रावास में रहने वाली आदिवासी हॉस्टल्स की बदहाली की पोल खोल दी है। हॉस्टल में उन्हें किस तरह घटिया और घुन लगी दाल परोसी जाती है, छात्राओं ने इसका खुलासा किया। अपर कलेक्टर से शिकायत की है। हालांकि आश्वासन उन्हें मिला है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। लग जाएगी। नेगेटिव तरीके से भी नेगेटिव बातें करते हैं। दाल है, देखो किस तरीके की दाल बनाते हैं। अच्छी होती तो हम लेके क्यों आते हैं? ऐसी दाल हमारे हॉस्टल में बनती है। धनुरे निकलते हैं। और हमारी समस्या जो भी हॉस्टल में है कि लाइट, पंखे, दरवाजे बाथरूमों के और सुविधा और खाना सही से नहीं मिलता है हमको। न खाना भी मिलता है तो दालें हमारी वो है नहीं, उसमें वो कीड़े निकलते हैं। ऐसी दाल हमारे हॉस्टल में बनती है। धनुरे निकलते हैं। सबको दिखानी चाहिए ना, ये हमारे पेरेंट्स को बताया नहीं जाता है। और चावल में भी हम लोग को कीड़े निकलते हैं व्हाइट कलर के, वो हमने हमारे हाथों से निकाले हैं और आंखों से देखे भी हैं। आदिवासी कन्या छात्रावास सागोद रोड की कुछ बच्चियां आज जनसुनवाई में उपस्थित हुई हैं और सबसे पहले तो ये पूछा कि क्लास छोड़ के या छात्रावास छोड़कर उनको जनसुनवाई में क्यों आना पड़ा। कुछ शिकायतें छात्रावास को लेकर है उनके मन में, तो मौके पर ही डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस, एक फीमेल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ट्राइबल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को जांच के लिए भेजा गया है। ग्वालियर में कार चोरी के मामले में आरक्षक गिरफ्तार हुआ है। राजगढ़ जिले में ये पदस्थ है। नाम इसका आरक्षक का है रवि जाटव। आरक्षक के साथ एक दूसरा युवक भी गिरफ्तार किया गया। 12 जुलाई शुगर मिल कॉलोनी से एक कार चोरी हुई थी। डबरा सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो आरक्षक की संलिप्तता इसमें शामिल आई है। रवि जाटव इसका नाम है। एक और अन्य युवक भी गिरफ्तार हुआ है। बीजापुर में सीआरपीएफ के जवान कोरगट्टा में गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को बचाया है, उसकी जान बचाई है। जवानों के प्रयास से ग्रामीण अस्पताल पहुंचा और ग्रामीणों ने मदद की गुहार की थी, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवान पहुंचे और ग्रामीण को अस्पताल पहुंचाया, उसकी जान बचाई। बड़ी गंभीर बीमारी से ये व्यक्ति जूझ रहा था, लेकिन सीआरपीएफ की मदद से उसे अस्पताल पहुँचाया गया। उमरिया में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक दुखद खबर सामने आई।
यहाँ इलाज के दौरान एक जंगली हाथी की मौत हो गई और जानकारी मिल रही कि हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई थी। इस दौरान हाथी भी चोटिल हुआ था और इलाज के लिए उसे रेस्क्यू कर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व लाया गया था। इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। उज्जैन के वरिष्ठ समाजसेवी नरेंद्र गंगवाल का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम संकल्प भी मानवता के नाम किया। निधन के बाद उनकी देह को आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज को दान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पूर्व घोषणा के अनुरूप उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनके बेटे प्रणय गंगवाल ने कहा कि इस मामले की जानकारी नहीं थी कि पिताजी ने देहदान का संकल्प लिया है। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए लगे रहते थे। मेरे पिताजी थे नरेंद्र कुमार जी गंगवाल, मेरा नाम प्रणय गंगवाल है। तो उन्होंने अपनी आँखों का भी दान करा और देहदान भी करा है। मतलब हमारे लिए तो बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि उन्होंने ये करा है। उज्जैन शहर का ये पहला है जहाँ तक मेरे संज्ञान में, तो इसमें गार्ड ऑफ ऑनर सरकार द्वारा प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने देश के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान निरामय की शुरुआत की थी। एमपी के करीब 4.7 करोड़ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मोहन सरकार आयुष्मान निरामय में एक नवाचार करने जा रही है। विभाग जल्दी ही आयुष्मान सखी नाम का एक ऐप लॉन्च करने वाली है, जिसके जरिए कार्ड धारक अब सिंगल क्लिक के जरिए अपने आयुष्मान कार्ड में बची हुई राशि और इलाज में किए गए खर्च समेत अन्य बातों की जानकारी ले सकेंगे। मध्य प्रदेश ये नवाचार लागू करने वाला पहला राज्य होगा। आयुष्मान सखी के नाम से उसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक तो वो आयुष्मान में पात्र है कि नहीं ये जान सकेगा, कौन से अस्पताल में उसको इलाज लेना है उस अस्पताल की जानकारी ले पाएगा। इसके अलावा अगर वो ट्रीटमेंट लेता है और ट्रीटमेंट के दौरान अगर उसको कोई शिकायत है, ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ है, तो ट्रीटमेंट की भी शिकायत वो उसी पोर्टल के माध्यम से कर सकेगा। अब तक आपने सुना होगा कि किसी शहीद जवान या बड़े राजनेता के निधन के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन ग्वालियर में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि एक सामान्य नागरिक की मृत्यु के बाद उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र स्थित हरिपुरम कॉलोनी में 75 साल के बुजुर्ग महिला पंचोबाई का निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन काल में शरीर का देहदान करने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बुजुर्ग महिला को निधन के बाद घर पर राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्वालियर में मैं उनको सत प्रणाम करूंगा उस परिवार को, जिस परिवार की जो ब्रह्मलीन माता श्री पांचों देवी ने उनके परिवार ने उनका देहदान हमें किया और पुलिस विभाग ने भी एसपी साहब ने तत्परता के साथ गार्ड ऑफ ऑनर की कार्यवाही करी। किस्सा महाविद्यालय की टीम ने जाके तत्काल जो उस देह को स्वीकार किया और शरीर रचना विभाग को उसको हमने समर्पित किया है। अंबिकापुर नगर निगम में 2 घंटों की बारिश ने दावों की पोल खोल दी। सत्तीपारा इलाके की घरों में पानी घुस गया। दूसरी तस्वीर आप देखें, बतौली कदनई पुलिया बहने से 2 गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिया पहले भी टूट चुका है, दोबारा निर्माण इसका कराया गया था। गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिए जाने से स्थिति फिर से बन गई। तो 2 घंटे की बारिश के बाद का ये हाल है। दावे तो किए जाते हैं कि इस तरह की स्थिति बनेगी नहीं, लेकिन बन जाती है। 2 तस्वीरें अंबिकापुर की। पुलिया पहले भी टूट चुका था, दोबारा निर्माण कराया गया है। गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता और फिर से स्थिति बन जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।